वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI। दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI प्रारंभ किया है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI एक जोखिम आधारित संकेतक जो मोबाइल नंबरों को वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना के आधार पर वर्गीकृत करता है। जोखिम श्रेणियाँ मध्यम, उच्च, अत्यधिक उच्च। शुरुआत मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU द्वारा उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को उन्नत एवं क्रियाशील खुफिया जानकारी प्रदान कर सशक्त बनाना है। डेटा स्रोत हितधारक मोबाइल नंबर का वर्गीकरण निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त इनपुट के आधार पर किया जाता है। I4Cs का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP डॉट्स का चक्षु प्लेटफॉर्म तथा बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी। महत्व बैंकों, NBFC, UPI सेवा प्रदाताओं को उच्च जोखिम नंबरों पर उन्नत ग्राहक संरक्षण लागू करने में सक्षम बनाता है। दूरसंचार और वित्तीय क्षेत्र में त्वरित, लक्षित एवं समन्वित कार्यवाही को समर्थन प्रदान करता है। उद्योग सहयोग फ़ोनपे FRI का उपयोग बहुत उच्च जोखिम वाले नंबरों से जुड़े लेनदेन को स्वीकार करने और फ़ोनपे सुरक्षा फीचर के तहत वास्तविक समय अलर्ट करने के लिए किया जाता है। दूरसंचार वित्तीय खुफिया समन्वय दूरसंचार विभाग DOT एवं वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIU IND ने साइबर अपराधों एवं वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने हेतु एक ऐतिहासिक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU के पहले में उन्नत डेटा साझाकरण जोखिम युक्त मोबाइल नंबरों की पहचान हेतु वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI डेटा का रियल टाइम साझा उपयोग। दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल नंबर निस्तारीकरण सूची MNRL को वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIU IND के साथ स्वचालित रूप से साझा करना है, जिससे डिस्कनेक्शन की तिथि एवं कारण सम्मिलित होंगे। FIU IND द्वारा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट SRT तथा मनी म्यूल खातों से संबंधित मोबाइल नंबरों की जानकारी साझा करना। प्रौद्योगिकी सक्षम उद्योग में DOT की डिजिटल इंटरफेस प्लेटफॉर्म DIP और FIU IND के फिनेक्स 2.0 पोर्टल के माध्यम से सूचना विनिमय, साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से पहले टेलीकॉम डेटा का वित्तीय खुफिया के साथ एकीकरण और धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों का सक्रिय पता लगाना। वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIU IND स्थिति वित्तीय खुफिया के लिए वर्ष 2004 में स्थापित राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी। नोडल मंत्रालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। मुख्य कार्य में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और साझा करने के लिए जिम्मेदार है। धन शोधन एवं आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने में प्रमुख भूमिका। RBI द्वारा फ्लिपकार्ट को NBFC का दर्जा दिया गया। फ्लिपकार्ट को भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को RBI ने NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। NBFC एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, किंतु उसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। मुख्य गतिविधि में ऋण प्रदान करना, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, बचत या चालू खाता मांग जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती। विनियामक में RBI द्वारा RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत विनियमन। मुख्यांतर में NBFC भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है। स्वयं पर आहरित चेक ड्रॉ ऑन
themselves जारी करने का अधिकार नहीं होता है। लघु वित्त बैंक SFBC के लिए BS के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण PSL मानदंड। RBI ने लघु वित्त बैंकों SFB के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL लक्ष्यों को 75 से घटाकर 60% कर दिया है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL के बारे में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण RBI निर्धारित नीति है, जिसके अंतर्गत बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित भाग उन क्षेत्रों को आवंटित करना अनिवार्य होता है जो वंचित वर्गों तक ऋण पहुंच, वित्तीय समावेशन तथा विकासात्मक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। मुख्य क्षेत्र में कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, नियामक नियंत्रण में RBI समय समय पर योग्य क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और ऋण सीमाओं की समीक्षा करता है। अनुपालन के तरीके में प्राथमिकता क्षेत्रों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना और क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध कराना, पात्र वित्तीय साधनों में निवेश करना, जैसे प्राथमिकता क्षेत्र के संबंध संस्थाओं के बॉन्ड, कमी के लिए जुर्माना, अधूरी लक्ष्य राशि में RADF नाबार्ड के साथ और अन्य निधियों में नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा, NHB के पास जमा करना आवश्यक है। लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वंचित एवं अल्पसेवित वर्गों जैसे लघु व्यवसाय, सूक्ष्म और लघु मध्यम MSME तथा असंगठित क्षेत्रों को बैंकिंग एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्थापित विशेषीकृत बैंक गठन वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2014-15 में घोषणा की गई। उदाहरण के लिए कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वैधानिक स्थिति निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त RBI एक्ट 1934 के तहत RBI द्वारा विनियमित होते हैं। पूंजी मानदंड कैपिटल नॉर्म्स में न्यूनतम भुगतान युक्त पूंजी 200 करोड़ होती है। शाखा अनिवार्यता कम से कम 25% शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। लघु वित्त बैंक पूरे भारत में कार्य कर सकते हैं। पेमेंट बैंक और लघु बैंक में अंतर क्या है? प्रीपेड कार्ड जारी करता पेमेंट बैंक प्रीपेड कार्ड जारी करता। पेमेंट बैंक का प्रमोटर कौन हो सकता है? प्रीपेड कार्ड जारी करता टेलीकॉम कंपनी, NBFC, बिजनेस कॉरपोरेट्स, सुपरमार्केट चेन कॉरपोरेट्स, रियल सेक्टर कॉप्स एंड PSU। लघु वित्त बैंक 10 साल का पुराना अनुभव वाले व्यक्ति या पेशेवर, NBFC, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक प्रमोटर हो सकते हैं। पेमेंट बैंक करना अनिवार्य है। न्यूनतम पूंजी 100 करोड़, जमा राशि 75% सरकारी बॉन्डों में रखना, जमा राशि 25% अन्य बैंकों में रखना, कम से कम 26% निवेश भारतीयों का होना चाहिए और यदि नेट वर्थ 500 करोड़ पार करे तो सूचीबद्ध होना और कम से कम 25% शाखाएं बैंक रहित क्षेत्र में होनी चाहिए। पूरी तरह नेटवर्क्ड और तकनीकी आधारित होना चाहिए। एक खाते में जमा राशि की सीमा 1 लाख होती है। पेमेंट बैंक में लघु वित्त बैंक में न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़, 75% ऋण प्रायोजित सेक्टर में प्रदान करना, कम से कम 25% शाखाएं बैंक रहित क्षेत्रों में होनी चाहिए। आरक्षित निधि आवश्यकताएं रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और व्यक्तियों एवं समूहों को ऋण की सीमा नेटवर्थ के 10% और 15% तक रखना। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स नेटवर्क होना चाहिए। पेमेंट बैंक जो कर सकता है वैकल्पिक अनुपात, इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं पेमेंट बैंक कर सकता है। म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन बेचना, बिल भुगतान सेवा, ATM और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रखना, किसी अन्य बैंक की BC के रूप में कार्य करना। लघु वित्त बैंक माइक्रो फाइनेंस, विदेशी मुद्रा बेच सकता है। म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन बेचना। पूर्ण विकसित बैंक में परिवर्तित होना, पूरे देश में विस्तार करना। पेमेंट बैंक जो नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक ऋण प्रदान नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस संभाल सकते हैं, NRI जमा स्वीकार नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक लघु बैंक बड़े
बड़े ऋण नहीं दे सकते हैं, सहायक कंपनियों नहीं खोल सकते हैं, जटिल वित्तीय उत्पादों का व्यापार नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर रघुराम राजन की वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ने अपनी 2009 की रिपोर्ट 100 स्मॉल स्टेप्स में लघु वित्त बैंकों स्मॉल फाइनेंस बैंक की अवधारणा की सिफारिश की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग DFS द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। समाचार IPPB ने वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदर्शन सूचकांक परफॉर्मेंस इंडेक्स में देश में सभी पेमेंट बैंकों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया है। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्वामित्व डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला पेमेंट बैंक है। शुरुआत 1 सितंबर 2018 से परिचालन में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित एवं अल्पसेवित वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। सेवाओं में धन प्रेषण, डोर स्टेप बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, प्रौद्योगिकी आधार अंतिम मील बैंकिंग के लिए स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करते हुए इंडिया स्टैक पेपरलेस कैशलेस पेजेसलेस का लाभ उठाना है। विनियामक सीमा सावधि जमा या आवर्ती जमा करने की अनुमति नहीं है। डिजिटल भुगतान खुफिया मंच DPIP डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में वृद्धि के बीच RBI तथा प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी बैंक DPIP विकसित कर रहे हैं। DPIP भारत के तीव्र गति से रफ्तार कर रहे डिजिटल भुगतान परितंत्रों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु विकसित एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI है। उद्देश्य संस्थानों के बीच रियल टाइम खुफिया जानकारी के संकलन एवं साझाकरण को सक्षम बनाना है, ताकि धोखाधड़ी लेन देन की पहचान कर सकें, उन्हें घटित होने से पूर्व ही अवरुद्ध किया जा सके। प्रमुख विशेषताओं में विविध स्रोतों से रियल टाइम डेटा विश्लेषण, जिससे असामान्य गतिविधियों एवं संभावित खतरों की पहचान की जा सके। सार्वजनिक एवं निजी बैंकों की सहभागिता पर आधारित सहयोगात्मक मंच, प्रोटोटाइप विकास, भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के नेतृत्व में 5 से 10 प्रमुख बैंकों ने परामर्श के साथ किया गया। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI भारत, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा तीव्र भुगतान प्रणालियों के वैश्विक अग्रणी के रूप में मान्यता दी है, अपनी सफलता का श्रेय एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को दिया है, जिसे खुदरा डिजिटल भुगतान क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। मुख्य बिंदु IMF ने कहा है कि भारत में तीव्र एकीकृत भुगतान में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र है। जून 2025 तक 18.39 अरब UPI लेन देन के जरिए 24 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। UPI भारत में 85% डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर लगभग 50% डिजिटल भुगतान
को संचालित करता है। यूपीआई प्रतिदिन 64 करोड़ से अधिक लेन देन का प्रबंधन करता है। यूपीआई से संबंधित हालिया विकास के बारे में संवादात्मक वॉइस भुगतान कन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट उपयोगकर्ता को कई भारतीय भाषाओं में वॉइस कमांड के माध्यम से लेन देन पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई लाइट एक्स ऑनलाइन लेन देन हेतु कम मूल्य के लेन देन के लिए डिज़ाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों एवं आपात स्थितियों में उपयोगिता बढ़ती है। ऑनलाइन क्यूआर कोड स्कैनिंग और एवं कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डेबिट प्रोसेसिंग का समर्थन करता है। यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट एक स्पीड के लिए बैंक के सर्वर को छोड़ देता है, लेकिन यूपीआई सर्वर से कार्य करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यूपीआई ब्राउज़र यूपीआई वाउचर्स प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर से संबंध पूर्व भुगतान उद्देश्य विशिष्ट वाउचर की सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई 123 पे 2021 में प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और NAFFA नफ़ा इनोवेशन की संयुक्त पहल फीचर फ़ोन के माध्यम से यूपीआई लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई लेन देन सीमाओं में वृद्धि 8 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने विशेष श्रेणियों जैसे शैक्षिक संस्थान, अस्पताल और सरकारी एवं कर भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन 1 लाख से 5 लाख कर दी है। यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकाधिक बैंक खातों को एकीकृत कर सुगम डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाती है। तत्काल धन अंतरण एवं मर्चेंट भुगतानों की सुविधा, पीयर टू पीयर लेन देन एवं कलेक्ट रिक्वेस्ट जिसमें निर्धारित या शेड्यूल भुगतान भी शामिल है। एक ही इंटरफेस के माध्यम से बैंकों के बीच निर्बाध फंड रूटिंग की सुविधा प्रदान करता है। संस्थागत ढांचा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित एवं संचालित है। औपचारिक शुभारंभ 25 अगस्त 2016 से यूपीआई सक्षम एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। नीतिगत संबद्धता डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख डिजिटल भुगतान मंच उद्देश्य में भारत में तेज, सुरक्षित एवं अंतःसंचालनीय डिजिटल भुगतान परितंत्र को बढ़ावा देना। वैश्विक अंगीकरण वर्तमान यूपीआई कतर, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस जैसे प्रमुख बाज़ारों में सक्रिय है, जिसमें भारतीय उपयोगकर्ता अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। यूपीआई का डिजिटल आधार जनधन योजना PMJDY 9 जुलाई 2025 तक 55.83 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। आधार सभी के लिए डिजिटल पहचान 30 जून 2025 तक 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कनेक्टिविटी और 5G रोल आउट लगभग सभी जिलों में अब 4.74 लाख बेस स्टेशन सक्रिय हैं। देश में 116 करोड़ का विशाल मोबाइल उपयोगकर्ता आधार भी है। डेटा लागत वर्ष 2014 में 308 रुपये प्रति जीबी से घटकर 2022 में 9.34 रुपये प्रति जीबी रह गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई भारत में रियल भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करने के लिए एक छत्र संगठन भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंकिंग संघ IBA की पहल है। कानूनी स्थिति में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। उद्देश्य भारत में एक मजबूत, कुशल और समावेशी भुगतान एवं निपटान अवसंरचना का निर्माण करना है। मुख्य क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की दक्षता बढ़ाने एवं उनकी पहुंच विस्तार करने के लिए तकनीकी आधारित नवाचार। प्रोमोटर बैंक मूल रूप से 10 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रमोट किया गया, जिसमें SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI,
HDFC, सिटी बैंक, HSBC शामिल हैं। स्वामित्व का विस्तार 2016 में शेयरधारिता का विस्तार 56 सदस्य बैंकों तक किया गया। 2020 में RBI विनियमित संस्थाएं जैसे कि पेमेंट बैंक, लघु वित्त बैंक, SFB तथा भुगतान सेवा प्रदाता को सम्मिलित किया गया है। प्रमुख उत्पाद में रुपे भारत में स्वदेशी कार्ड भुगतान प्रणाली जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्डों का समर्थन करता है। रुपे की विशेषताएं संपर्क रहित, कॉन्टैक्टलेस, ऑफलाइन भुगतान सक्षम, ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान सक्षम करता है। परिवहन और कम मूल्य के भुगतान के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के साथ एकीकृत वैश्विक पहुंच डिस्कवर JCB और चाइना यूनियन पे के साथ साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण RBI ने अगस्त 2025 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे FIT की समीक्षा के दौरान यह चेतावनी दी कि 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य में वृद्धि करने से नीतिगत विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है तथा अब तक अर्जित उपलब्धियों को क्षति पहुंच सकती है। लक्ष्य संशोधन से जुड़ी चिंताएं में वैश्विक अनिश्चितता के वातावरण में मुद्रास्फीति लक्ष्य बढ़ाना नीतिगत ढांचे के शिथिलीकरण का संकेत दे सकता है, जिससे निवेशक विश्वास में कमी आने की आशंका है। अनुभवजन्य साक्ष्य वर्ष 2014 के बाद भारत में शीर्ष मुद्रास्फीति का स्तर लगभग 1.5% से 8.6% के बीच रहा है। शीर्ष प्रमुख कारण में खाद्य मुद्रास्फीति रही, कोर मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर रही, तथापि समय के साथ गैर कोर झटकों का प्रभाव कोर मुद्रास्फीति में भी परिलक्षित होता है। वैश्विक प्रचलन लगभग सभी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाने वाले केंद्रीय बैंक शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI को लक्ष्य बनाते हैं। इस संदर्भ में युगांडा एकमात्र अपवाद है जहां कोर मुद्रास्फीति को लक्ष्य किया जाता है। निवेशक विश्वास मुद्रास्फीति को 2 से 6% की निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने में निवेशक विश्वास सुदृढ़ हुआ है। आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिला है तथा मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित हुई है। वैश्विक मान्यता S&P ग्लोबल रेटिंग ने हाल ही में भारत की रेटिंग को BBB से उन्नत किया है, जिसका एक प्रमुख आधार मुद्रास्फीति प्रबंधन में RBI का सुसंगत रिकॉर्ड बताया गया है। प्रमुख मुद्दे लक्ष्य चर क्या नीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल है को लक्षित करना चाहिए, या कोर महंगाई जिसमें अस्थिर वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 ने यह सुझाव दिया कि कोर मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाए जाएं क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति प्राय आपूर्ति पक्षी कारणों से संचालित होती है। RBI का तर्क है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति ही लक्ष्य बनी रहनी चाहिए, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव समय के साथ वेतन, किराया मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के माध्यम से कोर मुद्रास्फीति में भी परिलक्षित होता है। ऑप्टिमल मुद्रास्फीति लक्ष्य ऑप्टिमल इन्फ्लेशन टारगेट वर्तमान 4% का मध्यवर्ती लक्ष्य मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करता है। 4% से अधिक लक्ष्य बढ़ाने से नीति विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। इसे राजकोषीय मौद्रिक अनुशासन के कमजोर पड़ने के रूप में देखा जा सकता है और वैश्विक विनिवेशकों की चिंता बढ़ सकती है। 4% से कम लक्ष्य को भारत के विकास दर के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। संभावित रेंज 2 से 6% है। यह प्रश्न उठता है कि क्या इस दायरे को संकुचित किया जाए, विस्तृत किया जाए या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। RBI ने विशेष रूप से वैश्विक अनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य में नीतिगत निश्चितता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। रेंज बनाम बिंदु लक्ष्य, रेंज वर्सेस पॉइंट टारगेट। इस विषय पर विमर्श की क्या भारत को 4% के बिंदु लक्ष्य के साथ
2 से 6% का बैंड बनाए रखना चाहिए अथवा शुद्ध सीमा निर्धारित लक्ष्य प्योर रेंज टारगेट की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने वाली कुल मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति, खाद्य और ऊर्जा जैसी अत्यधिक अस्थिर मदों को बाहर रखकर मापी गई मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति खाद्य एवं ऊर्जा कीमतों के बारे में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव के कारण अपेक्षाकृत अधिक अस्थिर रहती है। कोर मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहती है जिसमें अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति वास्तविक जीवन यापन लागत के मापने हेतु उपयोगी है। कोर मुद्रास्फीति दीर्घकालिक मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक पसंद की जाती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक निर्दिष्ट वार्षिक मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने हेतु मौद्रिक उपकरण का समायोजन करता है ताकि मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। वैश्विक संदर्भ सर्वप्रथम वर्ष 1990 में न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया। 1990 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण न्यूजीलैंड में पहली बार अपनाया गया। मौद्रिक नीति समिति उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के लिए भारत सरकार और आरबीआई के मध्य समझौता ज्ञापन के तहत स्थापित कानूनी आधार आरबीआई अधिनियम 1934, वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित धारा 45 ZB सरकार को एमपीसी गठित करने का अधिकार देती है। कार में मुद्रास्फीति के लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के मानक नीति दर रेपो दर निर्धारित करना। बैठक का फोरम एमपीसी की बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम आवश्यक है जिसमें कम से कम गवर्नर या उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर शामिल हो। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत देते हैं। एमपीसी के निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होते हैं। जवाबदेही है यदि मुद्रास्फीति 6% से अधिक हो जाती है तो आरबीआई को सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें इसका कारण और आरबीआई को सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें इसका कारण सुधारात्मक कार्यवाही वर्णित करनी है इसका कारण सुधारात्मक कार्यवाही वर्णित होगी। महत्व यह मौद्रिक नीति के एक विशिष्ट अंतर एंकर प्रदान करता है तथा ब्याज दर निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। लक्ष्य से अधिक मुद्रास्फीति होने पर ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं और लक्ष्य से कम होने पर घटाई जाती हैं। भारत में अंगीकरण वर्ष 2015 के ढांचे पर सहमति वर्ष 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू किया गया। संस्थागत व्यवस्था भारत सरकार आरबीआई से परामर्श कर प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान लक्ष्य सीपीआई मुद्रास्फीति 4% ±2 मतलब 2 से 6% मार्च 2026 तक मान्य है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना अमेरिकी फेडरल रिजर्व में लगभग 2% लक्ष्य है और बैंक ऑफ इंग्लैंड में 2% सीपीआई का ब्राज़ील अपेक्षाकृत उच्च लक्ष्य 3% ±1.5% बैंड ताकि विकास के साथ संतुलन बनाए रखा जा सके। युगांडा कोर मुद्रास्फीति को लक्ष्य निर्धारित करता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस प्राप्त है। आरबीआई ने 2025 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक AUSFB को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस प्रदान किया है। ये पिछले एक दशक में दिया गया पहला ऐसा लाइसेंस है जिसके तहत किसी लघु वित्त बैंक को पूर्ण विकसित वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक में उन्नयन की अनुमति प्राप्त हुई है। AUSFB की स्थापना 1996 में एयू फाइनेंसियर्स इंडिया लिमिटेड के रूप में हुई जो एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC थी। SFB लाइसेंस
2015 में प्राप्त, 2017 में लघु वित्त बैंक के रूप में संचालन शुरू किया। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस भारतीय आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक बैंकिंग लाइसेंस है जो किसी इकाई को पूर्ण सेवा वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जिसके अंतर्गत सभी ग्राहक वर्गीकरण को बैंकिंग उत्पादों एवं सेवा की संपूर्ण श्रृंखला प्रदान की जा सकती है। और सामान्यतः यह लाइसेंस उन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता, कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ तथा वित्तीय सुदृढ़ता संबंधी मानदंडों को पूरा करती हैं। प्रदान की गई शक्तियों में सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। चालू, बचत, सावधि, आवर्ती सभी क्षेत्रों में ऋण प्रदान कर सकते हैं। खुदरा, कॉर्पोरेट, एमएसएमई, कृषि आरबीआई दिशा निर्देश के अधीन हुए हैं। विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तथा निवेश बैंक गतिविधियों में भागीदारी कर सकता है। लघु वित्त बैंक एसएफबी केंद्रीय बजट 2014-15 में घोषणा की गई उद्देश्य में वंचित एवं अल्प सेवित वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करना। पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में है। लाइसेंस एवं विनियमन बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 200 करोड़ कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अपवाद सहित है। भारत की बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आरबीआई के नीतिगत उपाय में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50% पर यथावत रखते हुए तटस्थ रुख बनाए रखा है तथा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यास्था, रेजिलियंस और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु चार प्रमुख उपायों को रेखांकित किया है। आरबीआई एमपीसी बैठक 2025-26 के प्रमुख निष्कर्ष में नीतिगत निर्णय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.5% पर स्थिर करने का निर्णय लिया है। मुद्रास्फीति परिदृश्य आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान 3.1 से घटाकर 2.6% कर दिया है। विकास पूर्वानुमान भारत की फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 6.5% से 6.8% कर दिया है। तरलता एवं संचरण बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति सहज बनी हुई है। अगस्त से दैनिक रूप में औसतन 2.1 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष देखा गया है। वित्तीय स्थिरता भारत में वित्तीय प्रणाली बैंक और एनबीएफसी स्थिर तथा पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बनी हुई है। बैंक में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 70.5% रहा है, जबकि सकल एनपीए गैर निष्पादित आस्तियां घटकर 2.22% रह गया है, जो पिछले दशक में न्यूनतम स्तर पर है। एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पूंजी अनुपात 25.7% के स्तर पर रहा है। एनपीए 2.23% निम्न स्तर पर रहा है। अपेक्षित ऋण हानि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल ढांचा बैंकों के लिए ऋण नुकसान होने से पहले ही अनुमान लगाने का एक दूरदर्शी तरीका विकसित करना। यह पुराने उपगत हानि मॉडल का स्थान लेता है, जहां बैंकों को हानियों के लिए प्रावधान करना होता है। यह बैंकों के वित्तीय तनाव का शीघ्र पता लगाने, बेहतर भुगतान संतुलन बनाए रखने और जमाकर्ताओं की सुरक्षा करने में मदद करता है। आरबीआई द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में 4 प्रमुख सुधार अपेक्षित हैं। ऋण हानि ईसीएल ढांचा निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान एआईएफआई के लिए ईसीएल आधारित प्रावधान व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से लागू की जाएगी, जबकि संक्रमण अवधि 31 मार्च 2031 तक
चलेगी, 31 तक रहेगी। बैंकों के लिए अधिक परिचालन लचीलापन। अब बैंक ये निर्णय ले सकेंगे कि कौन सी सेवाएं आंतरिक रूप से संचालित की जाएं और किन सेवाओं को समूह के रूप में संस्थाओं को आउटसोर्स किया जाए। जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC द्वारा जमा बीमा के लिए फ्लैट रेट प्रणाली के स्थान पर जोखिम आधारित प्रीमियम व्यवस्था अपनाई जाएगी। यह सेवा 1965 में प्रचलन में है। 1965 से प्रचलन में है। संशोधित बेसल 3 पूंजी मानदंड ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क के अंतर्गत बेसल 3 मानकों को अप्रैल 2027 में लागू किया जाएगा। बेसल 3 के बारे में 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति BCBS द्वारा विकसित वैश्विक बैंकिंग विनियमों का एक समूह है। इसका उद्देश्य बैंकों को सुदृढ़, अधिक पारदर्शी तथा वित्तीय समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाना है। पोर्टफोलियो एट रिस्क PAR यह एक ऋण बैंक या NBFC के कुल ऋण पोर्टफोलियो का वह हिस्सा है जो डिफ़ॉल्ट के जोखिम में है। यानी ऐसे ऋण का भुगतान एक निर्धारित अवधि से अधिक समय से लंबित है। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रबंधित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, तरलता कवरेज अनुपात LCR, बैंकों को 30 दिनों की वित्तीय दबाव की स्थिति में अपनी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति रखना अनिवार्य करता है। दीर्घावधि रेपो संचालन LTRO RBI बैंकों को क्रेडिट प्रवाह का समर्थन करने के लिए निश्चित दरों पर दीर्घकालिक तरलता प्रदान करता है। डिजिटल मुद्रा पर भारत का संतुलित दृष्टिकोण हालिया वक्तव्यों में वित्त मंत्री द्वारा RBI के उप गवर्नर द्वारा डिजिटल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति भारत के संतुलित किंतु प्रगतिशील रुख का संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री ने स्टेबल कॉइन को अपनाने हेतु तत्परता पर बल दिया है, जबकि RBI ने वैश्विक स्तर पर लॉन्च के पश्चात भारत की खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा रिटेल CBDC के विस्तार की बात कही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में UPI के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत की है। स्टेबल कॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जिसका मूल्य किसी संदर्भ परिसंपत्ति जैसे फिएट मुद्रा, US डॉलर या यूरो या वस्तु जैसे सोना से संबंध होता है, ताकि मूल्य स्थिरता बनाए रखी जा सके। उद्देश्य क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लाभों जैसे तीव्र लेनदेन एवं सीमा पार लेनदेन की सुविधा को पारंपरिक मुद्रा को मूल्य स्थिरता के साथ संयोजित करना। वैश्विक मान्यता वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक BIS और IMF जैसी संस्थाएं इस स्थिर कॉइन को पारदर्शी भंडार द्वारा समर्थित वर्चुअल डिजिटल संपत्ति VDA के रूप में वर्गीकृत करती हैं। भुगतान दक्षता, त्वरित तथा कम लागत वाले सीमा पार भुगतानों को सक्षम बनाते हैं। स्टेबल कॉइन के प्रकार में फिएट संबंध स्टेबल कॉइन प्रत्येक टोकन केंद्रीय इकाई द्वारा आरक्षित रखी गई फिएट मुद्रा की समतुल्य इकाई से संबंध होता है। उदाहरण के लिए टीथर USDT, अमेरिकी डॉलर USDC। क्रिप्टो संबंध स्टेबल कॉइन संपार्श्विक रूप से अन्य क्रिप्टो परिसंपत्तियों द्वारा संबंध होते हैं, जिसमें सामान्य मूल्य स्थिरता के जोखिम को नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त संपार्श्विक किया जाता है, ओवर कोलैटरलाइजेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए DAI मार्केट DAO द्वारा, जिसे इथेरियम या अन्य संपत्ति द्वारा समर्पित किया गया है। एल्गोरिदम गैर संपार्श्विक स्टेबल कॉइन किसी परिसंपत्ति द्वारा संबद्ध नहीं होते हैं। मांग के अनुसार
मांग के अनुसार आपूर्ति को बढ़ा घटाकर मूल्य स्थिरता बनाए रखने हेतु एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। टेरा यूएसटी 2022 में पतन उच्च जोखिम को दर्शाता है। स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी के बीच अंतर। स्टेबल कॉइन जारी करता है निजी संस्थाएं या विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक जारी करता है। समर्थन स्टेबल कॉइन फिएट क्रिप्टो वस्तुओं एल्गोरिदम से समर्थन होता है। सीबीडीसी संप्रभु सरकार द्वारा पूर्ण समर्थन होता है। स्टेबल कॉइन कानूनी स्थिति वैध मुद्रा नहीं है। सीबीडीसी वैध मुद्रा है। स्थिरता तंत्र स्टेबल कॉइन एल्गोरिदम पर निर्भर करता है। सीबीडीसी मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित होता है। पारदर्शिता और विनियमन स्टेबल कॉइन प्रायः अनियमित या सीमित रूप से विनियमित होता है। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित होता है। उदाहरण में स्टेबल कॉइन टीथर यूएसडीटी DAI USDC के द्वारा हैं। जैसे उदाहरण है सीबीडीसी का उदाहरण डिजिटल रुपया भारत का और युआन चीन का, नाइरू नाइजीरिया का। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC RBI द्वारा वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC को स्वविनियामक संगठन SRO का दर्जा प्रदान किया गया है। स्वविनियामक संगठन SRO स्वनियामक संगठन SRO किसी विशेष क्षेत्र में कार्यरत इकाई के आचरण की निगरानी हेतु नियामक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उद्योग नेतृत्व वाला निकाय या उद्योग सहभागिता व विनियामक RBI के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है ताकि वित्तीय परितंत्र का उत्तरदायी एवं अनुशासित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। SRO के रूप में मान्यता हेतु मानदंड में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 गैर लाभकारी कंपनी होना अनिवार्य है। नियामक कार्यों के निष्पादन हेतु पर्याप्त निवल मूल्य एवं संरचना उपलब्ध होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र एवं समग्र प्रतिनिधित्व तथा सदस्यता आवश्यकताएं की पूर्ति। निदेशकों एवं प्रवर्तनों में ईमानदारी, दक्षता, वित्तीय सुदृढ़ता होनी चाहिए। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक या विधिक कार्यवाही लंबित नहीं हो। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के बारे में प्रकृति। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC का प्रतिनिधि निकाय है। मान्यता RBI से सैद्धांतिक मान्यता इन प्रिंसिपल रिकॉग्निशन प्राप्त NBFC एवं एसेट मैनेजमेंट AM के लिए स्वनियामक संगठन SRO के रूप में भूमिका NBFC क्षेत्र की मान्यता प्राप्त आवाज़ के रूप में कार्य करते हुए नियामकों, नीति निर्माताओं तथा वित्तीय संस्थानों के साथ सतत संवाद करता है। सदस्यता में RBI के विनियामकी ढांचे की सभी श्रेणियों में कार्यरत NBFC का प्रतिनिधित्व करता है। मिशन में भारत में NBFC क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन करना, उद्योग के भीतर स्वनियमन अनुपालन और सुशासन को बढ़ावा देना है। मौद्रिक नीति समिति MPC। हाल ही में RBI ने मौद्रिक नीति समिति रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की घोषणा की है। RBI के गवर्नर ने इस अवधि में दुर्लभ गोल्डीलॉक्स चरण के रूप में निर्मित किया है, जहां मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि दोनों संतुलित स्थिति में है। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था ऐसी आदर्श आर्थिक अव्यवस्था को संदर्भित करता है जो ना अधिक न कम बल्कि उपयुक्त होती है, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है तथा क्रय शक्ति को क्षीण किए बिना प्रबंधनीय स्तर पर बनी रहती है। सामान्यतः केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के नीचे मध्यम अवधि वृद्धि होती है जो अत्यधिक मुद्रास्फीति को जन्म नहीं देती। बेरोजगारी दर निम्न बनी रहती है, जो रोजगार सृजन का संकेत देती है। MPC के निर्णय में रेपो दर में कटौती अनुकूलन मुद्रास्फीति परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विकास को समर्थन देने के संकेत के रूप में रेपो दर में 25 आधार अंक BPS की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया गया है। विकास एवं मुद्रास्फीति अनुपालन। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7.3% किया गया, जो अर्थव्यवस्था की मजबूत गति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए CPI
मुद्रास्फीति अनुमान को पूर्व में 2.6% से 2% कर दिया है, जो मूल दबावों के प्रभावी नियंत्रण को प्रतिबिंबित करता है। मौद्रिक एवं तरलता उपाय में ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रवाहित करने हेतु RBI ने 1 लाख करोड़ रुपए के 1 लाख करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की घोषणा की है। US डॉलर या INR फॉरेक्स स्वैप विदेशी मुद्रा बाजार में तरलता प्रबंधन के लिए दिसंबर में 3 वर्ष की अवधि का $5 बिलियन का US डॉलर या INR खरीद बिक्री स्वैप निष्पादन किया जाएगा। नीतिगत उद्देश्य में MPC ने बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत लचीलापन बनाए रखने हेतु तटस्थ रुख अपनाया है। ब्याज दर में यह कटौती निवेश एवं उपभोग को समर्थन देने के साथ साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIBs RBI ने 2025 में सूची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI को घरेलू प्रणाली रूप में महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा है तथा इसके पूर्ववर्ती प्रणालीगत जोखिम श्रेणियों में CET1 अधिभार स्तर यथावत रखे गए हैं। घरेलू प्रणालीगत मूल रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIB ऐसी संस्थाएं जिनकी विफलता उनके आकार घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक ऐसी संस्थाएं जिनकी विफलता उनके आकार, आपसी अंतर्संबंधता और प्रतिस्थापन की सीमित संभावना के कारण देश की वित्तीय प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है। वर्तमान में भारत में 3 DSI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC और ICICI बैंक हैं। जुलाई 2014 में जारी DSI ढांचे के अंतर्गत RBI द्वारा बैंकों के प्रणालीगत महत्व स्कोर SIS के आधार पर वार्षिक आकलन किया है। मानदंड में बैंकों का आकार, कुल एक्सपोजर, वित्तीय प्रणाली के भीतर अंतर्संबंधता, महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए प्रतिस्थापन का अभाव, परिचालन की जटिलता। महत्व क्या है? वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता को बढ़ाता है तथा संक्रामक जोखिमों में सुरक्षा प्रदान करता है। उन संस्थाओं की कड़ी निगरानी को सुदृढ़ करता है जिसकी वित्तीय संकट की स्थिति समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। अर्थ समिट 2025 केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। सहकार सारथी के अंतर्गत डिजिटल पहल का शुभारंभ किया गया। अर्थ समिट 2025 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण करना। तीसरा शिखर सम्मेलन दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है। प्रौद्योगिकी एकीकरण, नाबार्ड का सहकार सारथी प्लेटफॉर्म सभी सहकारी बैंकों को डिजिटल वसूली, ऋण वितरण, KYC विधिक दस्तावेजीकरण तथा मूल्यांकन के लिए एकीकृत करता है। गुजरात मॉडल सहकारों के मध्य सहकार कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स मॉडल से सहकारी प्रणाली के भीतर सहकारी बैंकों के एकीकरण के माध्यम से कम लागत वाली जमाओं का सृजन किया है तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की योजना है। अर्थ समिट सहकार सारथी या सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य भारत की सहकारी प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना है।